इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है उसमें हमें पढ़ना है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम लोग 10 लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इससे पहले जो हम लोग क्रैश कोर्स में जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसमें 3 विषय को हम लेकर चल रहे हैं। 3 विषय में पहले मैथ है, उसके बाद साइंस है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, संस्कृत है। तो लगभग जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है हम लाइव सेशन में करा दिए हैं, और लघु उत्तरीय यानी 2 अंक वाला जो प्रश्न बनता है, ठीक है, तो लगभग उसका जो सेशन है खत्म होने वाला है। एक क्लास को हम अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो इससे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे आने वाला जो क्लास है आप लोगों को मिलता रहे और उसका आप लाभ उठा पाएँ। और इसके बाद जब ये जो लघु उत्तरीय का सेशन जब खत्म हो जाएगा, यानी इसका वीडियो जब हम अपलोड कर देंगे चैनल पे, तो इसके बाद हम लाएंगे दीर्घ उत्तरीय वाले यानी 5 अंक वाला। और उसके साथ साथ जो हम अभी जो है इसमें इस सेशन में क्या देखेंगे, फिजिक्स का जो अध्याय 3 है, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा चांस है कि इसी 10 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, और क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसको हम बिल्कुल अपडेट रखेंगे, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन यानी चैप्टर 3 जो हमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ना है, उसमें पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन चुनकर लिया गया है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है या क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ का अर्थ है यानी रक्त के जैसा, यानी रक्त के जैसा। रक्त किस रंग का होता है, रक्त जो है लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो पूछा जा रहा है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय का मतलब क्या है, सूर्योदय कहे या सूर्यास्त कहे। सूर्योदय का मतलब है सूर्य उगते समय, और सूर्यास्त का समय है सूर्य डूबते समय। उस समय जो है सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है यानी लाल दिखाई देता है। तो लाल दिखाई देने के कारण क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि लाल जो रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और जब जो सूरज होता है वो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय वो क्या होता है कि बहुत अधिक दूरी, हमारे नेत्र से बहुत अधिक दूरी होने के कारण वो क्या होता है कि वहाँ से जब सूर्य से प्रकाश जब चलती है तो जो कम तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश होते हैं उनका परिकीर्णन हो जाता है, और अधिक तरंग दैर्घ्य वाले ही प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुँच पाते हैं। तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है उसका रंग रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए वही बात है जो अभी हम बोले हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों से लंबी दूरी तय करना पड़ता है, यानी सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं उनकी दूरी जो है बहुत अधिक हो जाती है, अधिक दूरी तय करना पड़ता है। और क्या है कि सबसे कम प्रकीर्णन जो है लाल रंग के प्रकाश का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा, और बाकी जो रंग होते हैं इसका क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है लेकिन लाल रंग के तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अभी हम क्या बोले थे इससे पहले कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है कि नहीं। अधिक होने के कारण कम प्रकीर्णित ये होता है, कौन, लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कम होता है, और बाकी सभी जो रंग होते हैं उनके तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकीर्णन उनका ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, और यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है यानी हमें लाल दिखाई देता है। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई देना चाहिए लेकिन नीला नहीं दिखाई देकर क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो देखिए काला कब दिखाई देगा, जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा जी, काले रंग का दिखाई देगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन कब होता है, जब आने वाली प्रकाश में किसी प्रकार का बाधा हो, यानी किसी वस्तु से टकरा कर उसका प्रकीर्णन हो, तभी क्या होगा, तभी जो है वो काला नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब प्रकीर्णन होगा तब ना जी, अगर प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो वही बात इसमें है। देखिए क्या लिखा गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला इस कारण से प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है क्योंकि आकाश अधिक ऊंचाई पर है। आकाश जो है अधिक ऊंचाई पर है, वहां वायुमंडल का
अभाव है, यानी वहाँ वायुमंडल रहेगा तो उसमें वायु रहेगा, उसमें कुछ धूल कण होंगे। तो जब तक वायुमंडल होगा नहीं तब तक प्रकाश का परिकिरण या जो भौतिक घटना है प्रकाश का परिकिरण अपवर्तन या परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर परिकिरण नहीं होता है, प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। इस कारण अत्यधिक ऊंचाई पर यात्री जो यात्रा करते हैं, यानी अत्यधिक ऊंचाई पर यात्रा करते हुए यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, उनको नीला नहीं दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अधिक ऊंचाई होने के कारण प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता है। इसी कारण से जो आकाश है अंतरिक्ष यात्रियों को किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो चलिए इसका मुख्य बात जानिए पहले। तारे जो हैं, ये तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। तारे जो हैं पृथ्वी से क्या है? बहुत दूर है, ठीक है। तो जब दूर है तो वहां से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनका क्या होगा? बार बार क्या होगा? उसमें अपवर्तन होगा, है कि नहीं? क्योंकि वहां पे माध्यम बार बार बदलेगा तो अपवर्तन भी बार बार होगा, जिसके कारण उसका स्थिति क्या होता है? बदलते रहता है, नहीं? और उसी के कारण उसका जो स्थिति बदलता है तो वो क्या झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, जिसको हम बोलते हैं टिमटिमाना। देखिए इसमें हम लिखेंगे क्या? क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मुख्य कारण क्या है? कि तारों से आने वाले प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है। विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से क्या होना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। इसलिए प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है। ये बार बार अपवर्तन होने के कारण ही उनका झिलमिलाता हुआ हमें क्या साइज दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिमटिमाना बोलते हैं। इसके बाद क्या बोलेंगे हम? कि लगातार अपवर्तन होते रहने के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कितना? 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की समंजन क्षमता देखिए, हमारा जो नेत्र है वस्तु कहीं रखकर देखिए, इसका सुस्पष्ट जो प्रतिबिंब है हमारी रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है जी? रेटिना पर, ठीक है। तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि ये अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित करने का अर्थ है कि अपने फोकस दूरी को घटा लेगा और बढ़ा भी सकता है, यानी आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। कौन? हमारा जो नेत्र है वो आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है और इसी क्षमता को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। तो इसको हम 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं और ध्यान दीजिए, पहले हम क्या लिख सकते हैं? जो लोग नेत्र दोष रहित होते हैं, नेत्र जो है दोष रहित, यानी इसमें किसी भी प्रकार का बीमारी ना हो, उसको बोलेंगे दोष रहित, ठीक है। यानी जो लोग नेत्र दोष रहित होते हैं उन्हें दूर तथा नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता होती है। अभी हम क्या बोले कि वो नेत्र जो है उसमें अपनी फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्षमता होती है। उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। और इसी समंजन क्षमता के कारण ही नजदीक या दूर की रखी वस्तु को हम सुस्पष्ट देख पाते हैं। नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर फोकस दूरी निश्चित हो, ये समायोजित नहीं होता, तो एक निश्चित दूरी पर हम वस्तु को रखते तभी दिखाई देता, अगर उस दूरी को घटा बढ़ा देते तो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो प्रकृति का जो देन है, गॉड जो हमें दिए हैं, वो क्या दिए हैं कि इसमें क्या गुण दिए हैं, क्षमता दिए हैं कि जो ये हमारा जो लेंस है अपनी फोकस दूरी को क्या करता है जी? इसको घटाते बढ़ाते रहता है, यानी आवश्यकता के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकता है। फिर इसको देखिए हम दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि समंजन मानव नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को घटा अथवा बढ़ा सकता है। इस तरह से हम दोनों में से किसी एक परिभाषा को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से आपको एक ही लिखिए, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको आसान लगे, जो अच्छा लगे, ठीक है। स्पष्ट आपको समझ लेना है कि फोकस दूरी जो है घटाने बढ़ाने की क्षमता को हम नेत्र की जो क्षमता है फोकस दूरी को अपने क्या करते हैं? घटा बढ़ा लेता है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? समंजन क्षमता बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है
कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। देखिए जितने भी वैसे स्थान जहाँ पे दुर्घटना होने की चांस होती है या खतरा का अगर संकेत बताया जाए कि कहीं पे खतरा है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रयास ये होता है कि वहाँ पे जो लगने वाला बल्ब है या जो सिग्नल है उसको मतलब रेड कलर से दिखाया जाए, ताकि क्या हो कि दूर से या कुहासे में भी हो चाहे दूर से भी हो, वो क्या होता है कि सुस्पष्ट साफ साफ दिखाई दे देता है, जिसके कारण ये जो रेलवे सिग्नल होते हैं या और कोई विशेष स्थान होता है उस पर लाल रंग का सिग्नल लगाया जाता है, ताकि वो दूर से और उसके साथ साथ अधिक कुहासे में भी स्पष्ट दिखाई दे दे। और ये स्पष्ट दिखाई देने का कारण क्या है, क्योंकि लाल रंग का परिक्रमण बहुत कम होता है, और कम परिक्रमण होने का कारण क्या है कि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए उसका परिक्रमण कम होता है, और इसी कारण से वो बहुत दूर से भी या कुहासे में भी रहेगा तो स्पष्ट दिखाई दे देता है। तो चलिए इसको हम लिखेंगे क्या, आंसर हम क्या देंगे कि लाल रंग की तुलना में प्रकाश के अन्य सभी रंग अधिक मात्रा में परिक्रमित होते हैं। अभी जो हम बात बोले हैं वही यहाँ पे लिखा गया है, परिक्रमित होते हैं, इसीलिए कम परिक्रमित होने के कारण और दूर से कुहासे में भी स्पष्ट दिखाई देने के कारण सिग्नलों के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वो दूर से या कुहासे में भी सुस्पष्ट दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है, जिसके कारण कोई वाहन चालक हो या कोई भी हो सतर्क हो जाते हैं कि रेड सिग्नल है, हमें आगे नहीं बढ़ना है, रुक जाना है, और इसी कारण से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम कैसे बनता है उसे बताइए। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है रंग, और देखिए ये विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम दो चीज है इसमें। यहाँ पे पहले क्या बताएंगे हम, वर्ण विक्षेपण क्या है। तो जब भी हम किसी प्रिज्म से, ये क्या है जी, ये हमारा प्रिज्म है जिसमें टोटल 5 गो सतह होता है, इसमें केवल त्रिभुजाकार आगे वाला सतह दिखाई दे रहा है, बाकी सतह दिखाई नहीं दे रहा है। 5 गो सतह होता है जिसमें 2 गो सतह जो होता है त्रिभुजाकार होता है और 3 गो सतह आयताकार होता है। इसमें जब हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश को, ये क्या है जी, श्वेत प्रकाश को जब हम गुजराएंगे तो इसको सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन माध्यम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये वायु से जब कांच में प्रकाश प्रवेश करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, माध्यम में क्या होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। ये क्या है, वायु है, और ये क्या है, कांच है। कांच मतलब क्या है, शीशा है, यानी ये जो प्रिज्म बना है किसका बना है, कांच का बना हुआ है, शीशा का बना हुआ है। ये जब इसमें क्या होगा, माध्यम में जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अब देखिए ये प्रकाश को सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन माध्यम में परिवर्तन के कारण यहाँ पे अपवर्तन हुआ, और देखिए इस तरह से प्रकाश जो है ऐसे क्या हो रही है। अब देखिए ये ऐसे, अब ये देखिए ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। और जो सबसे यहाँ पे देखिए ऊपर जो है, ऊपर ये लाल रंग है, और सबसे जो नीचे है ये कौन है जी, सबसे नीचे काला, तो इस फिगर में काला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे ये बैगनी है। क्या है जी, बैगनी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये प्रकाश किरण को वैसे निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हुई है, प्रकाश किरण नीचे की ओर झुकी है, और यहाँ पे ऐसे निकली है, तो यहाँ पे क्या है, ये कम झुकाव है। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, तो झुकाव क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे जो है लाल रंग है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर रेड है, यानी क्या है जी, सबसे ऊपर लाल है, और सबसे नीचे जो है बैगनी है, बैगनी। और इसी से क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि सबसे जो कम झुकाव है किसका है, लाल रंग का है। तो इसका झुकाव कम क्यों है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए इसका झुकाव कम है। और सबसे ज्यादा झुकाव किसका है, बैगनी का है। यानी सबसे नीचे कौन है, बैगनी, सबसे ऊपर कौन है, लाल है। तो इसमें भी ये भी पूछता है कि सबसे अधिक परिक्रमण किसका होता है, तो बैगनी का सबसे अधिक परिक्रमण होगा। सबसे कम परिक्रमण किसका होगा, लाल का होगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, ये होता है बैगनी का। अभी जो 7 रंग है इसको एक पट्टी पर प्राप्त किया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, यानी यही है वर्णपट, या इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, हिंदी में इसको वर्णपट बोलते हैं, और एक पर्दे पर प्राप्त होता है। तो इसका जो रंगों का जो क्रम है इस प्रकार है, बैजानी है पिनाला, यानी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ये आप लोग को सुस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे क्या रहता है जी, बैगनी, बै यानी जा नी ह, यहाँ पे क्या रहेगा, ह, उसके बाद पी, फिर ना, फिर ला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस तरह से रंगों का क्रम होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ हमारा
वर्ण विक्षेपण। अब इसको अगर परिभाषित करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, तो चलिए यहाँ पे जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजराया जाता है, नहीं गुजराया जाए, तो यह 7 रंगों में बट जाता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब किसी श्वेत प्रकाश को, प्रकाश किरण पुंज को या प्रकाश भी बोल सकते हैं, किरण पुंज को किसी प्रिज्म से हम गुजराएंगे तो क्या होगा कि वो 7 अवयवी रंगों में जिससे मिलकर ये श्वेत प्रकाश बना है, उसमें क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आ गया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, तो ये 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना है। कौन, बैजानी है पिनाला, जो क्रम है, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन्हीं रंगों से मिलकर बना है कौन, ये श्वेत प्रकाश। अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये श्वेत प्रकाश को हम गुजराए हैं, तो ये बाहर जब निकला है प्रिज्म से, ये 7 अवयवी रंगों में टूट गया है, लेकिन फिर इसको अगर हम किसी दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके ऐसे करके इससे गुजराए हैं, तो फिर जो ये प्राप्त होगा, ये श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी स्पेक्ट्रम बताना बाकी है। तो स्पेक्ट्रम क्या है जी, स्पेक्ट्रम क्या है, वही जो प्रिज्म से, यानी प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त हुई है, ये जो पट्टी प्राप्त हुई है वही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम, या इसी को हम बोलते हैं वर्णपट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो नीला कब प्रतीत होगा, नीला दिखाई देगा। नीला दिखाई देने का अर्थ है कि जो प्रकाश किरण आ रही है वो नीले रंग के हमें, मतलब प्रकाश किरण मिल रही है, इसलिए हमें नीला दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के कोणों से परिक्रमण होता है, कोणों से परिक्रमण होता है, और नीले रंग के प्रकाश का परिक्रमण सबसे अधिक हो जाता है, और यही परिक्रमित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी के कारण हमारे नेत्र से जो हम लोग देखते हैं आकाश को, वो किस रंग की, नीला रंग की दिखाई देता है, कौन, आकाश। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्लास छोड़ के भागिएगा मत, मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसे कहते हैं। और ये जब भी बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और ये काफी मनोहर दृश्य होता है, देखने के लिए लगता है कि रंग बिरंगा, ये जो रंग बिरंगा है, एक हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको बोला भी बोलते हैं, लगता है कि कहीं समुद्र से या किसी नदी से पानी को क्या कर रहा है, खींच रहा है, सूख रहा है। हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं ज्यादातर कि देखिए बोला है, बोला, बोला क्या कर रहा है कि समुद्र से पानी को खींच रहा है, सूख रहा है, फिर वर्षा होगा, बादल बना रहा है। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो है इंद्रधनुष, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी क्या होता है कि आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष हम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और ये जो बनने की इसकी प्रक्रिया है, इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। बार बार क्या होता है कि वर्षा के बाद जो जल की क्या होती है, बूंदे होती है, कुछ वायुमंडल में होती है, जिसके कारण बार बार उसका अपवर्तन होता है। और वही समझिए कि छोटे छोटे जो जल के जो कण होते हैं वो प्रिज्म का कार्य करते हैं, और वही जो है 7 अवयवी रंगों में टूटकर एक इंद्रधनुष बनाता है, जो कई 7 रंगों का लगभग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो वहां पे हम इसको परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे वैसे। लेकिन इसमें कह रहा है कि इंद्रधनुष किसे कहेंगे, तो इंद्रधनुष वही, इसमें हम परिभाषा देंगे कि इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, यानी सूर्य की उल्टे दिशा में जब हम खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आकाश में एक अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्ताकार रंगीन पट्टी, ये क्या है, रंगीन पट्टी जो हमें दिखाई दे रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं निवारण लिखें।
दूरदृष्टि दोष क्या है ये बताना है, फिर इसका कारण बताना है, फिर इसका निवारण बताना है, यानी इसका हम इलाज किस प्रकार से कर पाएंगे। तो सबसे पहले दूरदृष्टि दोष, यहाँ पे देखिए दूर, यानी इसमें क्या होगा, दूर देखने का दोष होगा। दूर दूर की वस्तु को हम देख पाएंगे, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए दूरदृष्टि दोष, जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, या वह जो दोष है दूरदृष्टि दोष कहलाता है। यानी जो दृष्टि दोष रहेगा वही देखने का दोष है। जैसे दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। चलिए इसका जो कारण है, क्या कारण है ध्यान दीजिए। देखिए पहला कारण है, इसमें दो कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जो उसका वास्तविक साइज होता है उससे क्या हो जाएगा, जो गोलक है छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है वो कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेत्र जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, सिकुड़ गया है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना जो नेत्र से कहाँ हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। दूसरा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद इसका हम निवारण देखेंगे। तो क्या है, दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष का जो निवारण है उसका उपचार है उत्तल लेंस की सहायता से होगा। दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से और निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से होता है। यहाँ पे हम एक ट्रिक अपना सकते हैं कि देखिए दूर में क्या है, कम अक्षर है, तो उत्तल में भी क्या है, कम अक्षर है। निकट में देखिए क्या है, इसमें इसके तुलना में तुलनात्मक बोल रहे हैं हम, तुलनात्मक, इसमें 2 है तो मान लीजिए इसमें कई 3 है, तो इन दोनों की तुलना में देखिए इसमें कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला के साथ और कम वाला के साथ इस तरह से याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। यानी तो याद करने के लिए तो याद कर लेंगे, लेकिन जब कुछ दिन होगा तो हम उसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि कौन अवतल, किसमें अवतल होगा, किसमें उत्तल होगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों में कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए ट्रिक अपनाइए, ये कम इसमें अक्षर है तो इसमें भी कम है, इसमें ज़्यादा है तो इसमें भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वाला के साथ, कम वाला के साथ।